नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल आज आपको पर्यावरण का एक टॉपिक प्लांट एंड एनवायरनमेंट के बारे में बताऊंगी। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट एंड हाउ इट एक्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण का एक शाब्दिक अर्थ होता है सराउंडिंग। इसका मतलब हम जहाँ रहते हैं या प्लांट पौधे जहाँ रहते हैं उसके आसपास का वातावरण उसका एनवायरनमेंट कहा जाता है। उस एनवायरनमेंट में जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं वो सभी उसका पर्यावरण, उसके आसपास का पर्यावरण बनाते हैं। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, दैट इज़ हैबिटेट, इसको हैबिटेट कहते हैं। वो एक तरह से एक सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, जिसमें कि कई सारे फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, ये सभी उस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स में। एनी एक्सटर्नल फोर्स, सब्सटेंस और कंडीशन विच सराउंड्स एंड अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एनी वे बिकम्स अ फैक्टर ऑफ इट्स इन्वायरमेंट। जितने भी कारक हैं जो वहाँ पर प्रभाव डालते हैं उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, वो उसके इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, लिविंग जिसको हम बायोटिक भी कहते हैं और नॉन लिविंग जिसको हम एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। वेरियस इकोलॉजिकल फैक्टर्स उसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। मेनली टू ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला डायरेक्ट फैक्टर्स, जिसमें कि लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, सॉइल वाटर एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स वगैरह आते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट फैक्टर्स, जो कि सीधे सीधे प्रभाव नहीं डालते लेकिन दूसरी तरह से प्रभाव डालते हैं, जैसे कि सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल ऑर्गेनिजम्स, एल्टीट्यूड, विंड, स्लोप्स एक्सेट्रा। ऊस्टिंग ने 1948 में बताया था कि इन्वायरमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स और कॉजेज मतलब कारक, जिसमें कि सब्सटेंसेस, जिसमें कि सॉइल और वाटर आते हैं, कंडीशंस, जिसमें कि टेम्परेचर और लाइट आते हैं, फोर्सेस, जिसमें कि विंड और ग्रेविटी आती है, और ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। इसके अतिरिक्त टाइम भी एक फैक्टर बताया। मिश्रा एंड पुरी ने 1959 में प्लांट के एनवायरनमेंट को दो भागों में बांटा। पहला, एनवायरनमेंट ऑफ रूट, जड़ के सराउंडिंग में जो भी एनवायरनमेंट होती है वो जियोलॉजी एंड सॉइल। दूसरा, एनवायरनमेंट ऑफ शूट्स जो कि अबव सॉइल पार्ट है, तो उसका जो फैक्टर्स होते हैं वो क्लाइमेटिक होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड अदर बायोटिक फैक्टर्स। डॉबिन-मायर ने 1959 में फैक्टर्स को 7 हेडिंग्स में डिवाइड किया। वो हैं सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, एटमॉस्फेयर, फायर और दूसरे बायोटिक फैक्टर्स। ज़्यादातर इकोलॉजिस्ट ने उन्होंने जो फैक्टर्स हम होते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स, उनको मोटे मोटे कैटेगरी बनाई उनकी, जिसमें कि पहला है क्लाइमेटिक और एरियल फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जो क्लाइमेटिक होते हैं, एरियल होते हैं, ज़मीन से ऊपर होते हैं, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर ऑफ एयर जिसको कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी कहते हैं, रेनफॉल जिसको प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, और पांचवा एटमॉस्फेयर में गैसेस और विंड। दूसरी कैटेगरी है टोपोग्राफिक और फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। वो फैक्टर्स होते हैं जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी को बताते हैं अर्थ की। उसमें आता है एल्टीट्यूड, ऊंचाई, जहाँ समुद्र तल से ऊंचाई। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन चेन्स एंड वैलीज, किस दिशा में है माउंटेन चेन। तीसरा, स्टीपनेस एंड एक्सपोजर ऑफ स्लोप जो है वो कितना तीखा है, कितना तीव्र है। तीसरा फैक्टर है इडाफिक, सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स। इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। चौथा कैटेगरी होता है बायोटिक फैक्टर्स। इसमें ऑल काइंड्स ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, प्लांट्स और एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जितने भी इंटरेक्शन होते हैं वो सभी बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। इस चित्र में एबायोटिक फैक्टर्स को दिखाया गया है। एबायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। इसमें विंड, सनलाइट सबसे इम्पॉर्टेंट, सॉइल, टेम्परेचर
एटमॉस्फेयर एंड वाटर। सबसे मुख्य जो इकोलॉजिकल फैक्टर है वो है लाइट फैक्टर। लाइट फैक्टर क्या होती है, इसके बारे में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, रेडिएशन से प्राप्त होने वाली एनर्जी है, और ये प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि प्लांट आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी उत्पादक होते हैं प्लांट्स, और लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं प्राइमरी प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट होते हैं। ग्लोबल रेडिएशन क्या होती है? द सोलर एनर्जी दैट सस्टेन ऑल लाइफ ऑन द अर्थ इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो सन से द्वारा हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है, और ये वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो 290 नैनोमीटर से लेकर 5000 नैनोमीटर तक होती है। और आप देखिए 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁻⁹ मीटर्स के बराबर होती है। ग्लोबल सोलर रेडिएशन, जिसको हम GSR भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इज द टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस, यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज वाट पर मीटर स्क्वायर। इसमें से 99% जो GSR होता है, ग्लोबल सोलर रेडिएशन होता है, उसकी वेवलेंथ 300 से लेकर 3000 नैनोमीटर तक होती है। और इसमें जो 3 तरह के जो मुख्य सबसे इम्पॉर्टेंट हैं रेडिएशन वो है अल्ट्रावायलेट, जो 300 से लेकर 400 नैनोमीटर तक होती है, विजिबल स्पेक्ट्रम जो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है, और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो कि 700 से लेकर 3000 नैनोमीटर तक होती है। द विजिबल, जिसको हम ल्यूमिनस रेंज भी कहते हैं, वो है 380 से 720 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को कहते हैं। और ये जो वेवलेंथ है जो क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब करते हैं और प्राइमरी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, वो 330 से लेकर 740 नैनोमीटर तक की रेंज की वेवलेंथ को प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का एक रूप है, इसलिए इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट। इसको दूसरे फॉर्म में भी ट्रांसफ़र किया सकता है। आपने अभी पढ़ा होगा, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते, उसको बस फॉर्म चेंज होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज की जा सकती है। द क्वांटिटी ऑफ लाइट जो है उसको हम ज़्यादातर ग्राम कैलोरीज रिसीव्ड इन अ यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के फॉर्म में ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि ग्राम कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, सालाना, और इन जूल। ग्लोबल सोलर रेडिएशन जो है इज द सन ऑफ डायरेक्ट, डिफ्यूज एंड रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन। ये हमें 3 रूपों में धरती तक में प्राप्त होती है, या तो डायरेक्ट, डिफ्यूज या फिर रिफ्लेक्टेड के फॉर्म में। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन पासिस डायरेक्टली थ्रू द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस, जो सीधी पहुंचती है। डिफ्यूज सोलर रेडिएशन इज स्कैटर्ड इन एटमॉस्फेयर, वो बिखर जाती है एटमॉस्फेयर में। एंड रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन रीचेज द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड टू एडजेसेंट सरफेस, ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देखिए, जो भी सोलर रेडिएशन है उसका 49% सबसे अधिक भाग जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है और सरफेस के द्वारा, 20% एब्जॉर्ब किया जाता है एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स के द्वारा, 5% जो है रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट कर देती है, 20% रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, एंड सिर्फ 6% जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, जो कि एटमॉस्फेरिक गैसेज और जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके द्वारा स्कैटर्ड हो जाती है। विजिबल पोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो है, इसी में से पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी प्राप्त होती है। और ये जो फोटोसिंथेसिस है ये प्राइमरी गेटवे है, एक तरह से पहला स्टेज है इनऑर्गेनिक कार्बन, यानी कि कार्बन जो एटमॉस्फेरिक कार्बन होती है उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में बदलने के लिए। ऑर्गेनिक फॉर्म कहने का मतलब है ग्लूकोज एंड अदर रिजर्व फूड के फॉर्म में चेंज करने के लिए काम में ली जाती है। और यही जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करता है। इंफ्रारेड जो लाइट होती है वो ज़मीन की सतह को और इन्वायरमेंट को गर्म करने का काम करता है, हीट्स द ग्राउंड एंड मेंटेन अ आइडियल इन्वायरमेंट फॉर लाइफ। ग्लोबल सोलर रेडिएशन ड्राइव्स द ग्लोबल वाटर साइकिल एंड वेदर पैटर्न। जो भी पृथ्वी पर वेदर के मौसम के पैटर्न्स होते हैं और वाटर साइकिल होती है, उसमें ग्लोबल सोलर रेडिएशन का महत्वपूर्ण काम है।
नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको हम शॉर्ट में PAR भी कहते हैं। PAR इज लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 to 700 नैनोमीटर। विजिबल स्पेक्ट्रम में 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की जो लाइट होती है वो PAR में आती है। और ये वो लाइट है इज द पोर्शन ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम यूटिलाइज बाई प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस में काम में ली जाती है पौधों के द्वारा। आउट ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन अबाउट 50% ऑफ इट फॉर्म्स PAR। 50% जो रेडिएशन है वो PAR होती है। और ये PAR सीजनली और अलग अलग लैटिट्यूड और टाइम के हिसाब से चेंज भी होती रहती है। ये एक डायग्राम है, इसमें पूरा स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। 0.001 नैनोमीटर से लेकर 1 मीटर के रेंज तक का स्पेक्ट्रम है। इसमें गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, बीच में आता है जो वाइट कलर में शो हुआ है वो है आपका विजिबल रेंज। उसके बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर उसके बाद टीवी यानी रेडियो स्पेक्ट्रम। जो विजिबल रेंज है वाइट कलर की दिखाई दे रही है वो है आपकी 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की विजिबल रेंज, और इसी को हम PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। ये दूसरा डायग्राम है। ये फोटोसिंथेटिक रेट के हिसाब से अगर हम देखें, ये एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फिजियोलॉजी का पार्ट है। उसमें आप देख सकते हैं कि हम जब क्लोरोफिल पिगमेंट लेकर उसका हम रेडिएशन एब्जॉर्प्शन कितना है और एक्शन स्पेक्ट्रम कितना है उसको हम स्टडी करते हैं, तो वो रेंज हमारी 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में आती है। और इससे ये सिद्ध होता है कि क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जो कि ये विजिबल रेंज की जो वेवलेंथ की 400 to 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करती है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया आगे बढ़ाती है। प्लांट्स के लिए लाइट की क्वालिटी को, क्वांटिटी को हम PAR में मेज़र करते हैं, नापते हैं। इसको कैसे नापते हैं? द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड फॉर द स्पेक्ट्रल रेंज फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स। प्लांट्स पे इस लाइट का क्या प्रभाव है? लाइट्स अफेक्ट्स एंड रेगुलेट प्लांट लाइफ इन अ वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ वेज। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे। आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्रिया है जो कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। और इस तरह से क्लोरोफिलस टिश्यू जो होती हैं प्लांट्स की, ग्रीन टिश्यू होती हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और जिसकी वजह से एनर्जी रिच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं प्लांट्स के अंदर। और ये है पहला सोर्स होता है एनर्जी का हायर प्लांट्स और हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए। लाइट इज अबंडेंटली रिसीव्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। लगभग आपको अब पहले भी देखा कि 49% जो है लाइट वो एब्जॉर्ब हो जाती है और सरफेस के द्वारा, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 से 3% ही सोलर एनर्जी जो है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि फोटोसिंथेसिस में काम आती है। जबकि डीप सी और घने जंगलों के अंडर ट्रीज जो होते हैं उसमें लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर होता है, वो बहुत गहराई तक नहीं पहुंचता और जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के हिसाब से वो इनसफिशिएंट मतलब भरपूर नहीं होता फॉर इफेक्टिव ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस। कंपेंसेशन पॉइंट क्या होता है? कंपेंसेशन पॉइंट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज जस्ट सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ रेस्पिरेशन। जितना हम रेस्पिरेशन में एनर्जी खर्च करते हैं उतनी ही फोटोसिंथेसिस में एनर्जी बनती है। इसको बोलते हैं कंपेंसेशन, ना कम ना ज़्यादा। इसको बोलते हैं बराबरी का पॉइंट, बराबरी का बराबर हो जाता है फोटोसिंथेसिस की रेट और फोटोसिंथेसिस की रेस्पिरेशन की रेट। और इस वजह से यहाँ पर एट दिस स्टेज ड्राई वेट जो है पौधों का नहीं बढ़ता, क्योंकि जितना वो अर्न करते हैं उतना ही वो खर्च करते हैं। एंड कंपनसेशन पॉइंट जो है वो अलग अलग स्पीशीज़ के लिए अलग अलग हो सकती है और अलग अलग एज के हिसाब से भी डिफर करती है। बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव प्रेफरेंस फॉर नेचुरल ग्रोथ इन ब्राइट एंड डिफ्यूज लाइट, द प्लांट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हेलियोफाइट्स एंड सायोफाइट्स। मतलब कितनी इंटेंसिटी की लाइट मिल रही है, कितने ड्यूरेशन तक मिल रही है, तीव्र लाइट है, कम लाइट है, शेडी प्लांट्स, शेड है या फिर तेज़ धूप है, इसके हिसाब से 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, हेलियोफाइट्स एंड सायोफाइट्स। हेलियोफाइट्स वो होते हैं जो कि ओपन सन में उगते हैं, तीव्र लाइट में उगते हैं, और सायोफाइट्स वो होते हैं जो कि शेड लविंग होते हैं, छाया में उगने वाले पौधे होते हैं। लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो बहुत रिजिड नहीं होते, अगर पूरी तरह से लाइट्स नहीं है, तीव्र लाइट नहीं है, कुछ हेलियोफाइट्स ऐसे होते हैं
कि तीव्र लाइट ना होने की कंडीशन में भी वो कभी कभी सायोफाइट शेडी प्लांट्स की तरह भी होते हैं, जबकि कुछ हेलियोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रिक्टली तेज लाइट ही चाहिए होता है ग्रोथ एंड सर्वाइव करने के लिए। इसी तरह से कुछ सायोफाइट्स ऐसे होते हैं जो फैकल्टेटिव हेलियोफाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। अगर छाया नहीं है तो वो धूप में भी ग्रोथ होती है उनकी, जबकि कुछ ऑब्लिगेट सायोफाइट्स होते हैं जिनको कि छाया ही चाहिए तभी वो जिंदा रहते हैं। लाइट फैक्टर रेगुलेट टू अ ग्रेट एक्सटेंट द कैनोपी एंड लीफ एडजस्टमेंट। बहुत सारे पौधों में आपने देखा होगा उसका कैनोपी, उसकी छतरी पौधे की, और उसका लीफ का अरेंजमेंट वो धूप के अनुसार होता है। जितनी तेज़ धूप होगी, जितनी तेज़ लाइट होगी, उसके हिसाब से उसकी कैनोपी और लीफ एडजस्टमेंट होती है। जो डोमिनेंट स्पीशीज होते हैं वो मैक्सिमम स्पेस और मैक्सिमम कैनोपी लेवल वो यूटिलाइज करते हैं, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कंपोजिशन, कौन कौन से पौधे होंगे, स्पीशीज़ का कंपोजिशन, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब होता है लेयर्स, कितने लेयर्स के पौधे होंगे, लाइफ फॉर्म, हर्ब होगा, श्रब होगा या ट्रीज होगा, ये सभी कुछ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह की लाइट मिलती है उन्हें उसी तरह के पौधे वहाँ पर पनपते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो टाल बहुत लंबे ट्रीज़ होते हैं वो अच्छी एनर्जी और अच्छी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जबकि जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो पौधे होते हैं उनको अच्छी लाइट नहीं मिलती और वो सायोफाइट्स की तरह ग्रो करते हैं। जो क्लाइंबर्स होते हैं वो चूँकि दूसरे पौधों के सहारे ऊपर तक जा सकते हैं, इसलिए वो उनका अपना एडजस्टमेंट है, वो अपने आप अच्छी लाइट तक पहुंच जाते हैं ऊपर की तरफ जाके। कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी होती हैं जो लाइट के द्वारा गवर्न होती हैं, लाइट की वजह से वो आगे चलती हैं, जैसे कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। ये फिजियोलॉजी का पार्ट है, इसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं कि लाइट की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है। और इसकी वजह से ये उसी से रिलेटेड चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होने की वजह से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कैसे प्रभाव डालता है इंस्ट्रूमेंटल क्लोजिंग एंड ओपनिंग की वजह से। कुछ केसेस में एक्सेस लाइट जो होती है वो ओवर हीटिंग भी करती है, जिसकी वजह से प्लांट्स को नुकसान पहुंचता है और वो इंजर्ड हो जाते हैं। नेचुरल कंडीशन में भी ओनली 2% ऑफ लाइट एनर्जी इज यूज्ड, बाकी लाइट पौधों के काम में नहीं आती है, और कई कंडीशंस में जो लाइट है वो लिमिटिंग फैक्टर होती है। मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के अलावा, मॉर्फोलॉजिकल मतलब वायु संरचना के में जो रिस्पॉन्स होते हैं उनके अलावा भी कुछ दूसरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी होती है, जैसे जर्मिनेशन ऑफ सीड, लीफ फॉल, फ्लावर की इनिशिएशन। ये सब कैसे होता है, ये भी लाइट से गवर्न होती है। आपने पढ़ा होगा फोटो पीरियोडिज्म, कितने घंटे की कितनी तीव्रता की लाइट दी जाती है तो फ्लावरिंग संभव है, ये सभी लाइट से ही गवर्न होते हैं। उसके अलावा कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में ही जर्मिनेट होते हैं, अंधेरे में जर्मिनेट नहीं होते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डार्कनेस चाहिए उनको और बहुत ही शॉर्ट एक्सपोजर ऑफ लाइट उनको चाहिए होता है, बहुत कम समय के लिए थोड़ी सी लाइट चाहिए होती है तब वो जर्मिनेट होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा बहुत सारे फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऐसे होते हैं जो लाइट के द्वारा गवर्न होते हैं प्लांट्स में। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक ठीक लगा होगा। आप इसके नोट्स को, जो टेक्स्ट है इसको आप नोट्स की तरह काम में ले सकते हैं। धन्यवाद।